बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए मेंबरान की तैनाती के मामले के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को ख़त लिखा और ख़त के ज़रिए उमर अयूब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री पर मुशावरत के लिए मिलने की दावत दी। क्या अपोजिशन लीडर ने इस ख़त का जवाब दिया? मज़ीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान की, जहां पर महकमा तालीम के सैकड़ों मुलाजमीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि 6 अज़ला के महकमा तालीम के 720 मुलाजमीन ने माली साल 2023 और 2024 के दौरान करोड़ों रुपये वसूल किए हैं। मज़ीद इस खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिंध की, जहां पर मातहत अदालतों में बगैर टेंडर खरीदारी का इंकशाफ हुआ है और महकमा कानून की ऑडिट रिपोर्ट में बगैर टेंडर फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी भी सामने आई है। मज़ीद इस खबर की तफसीलात जानने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद हुसैन सैलरा। तो सबसे पहले चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए मेंबरान की तैनाती के मामले पर 2 माह पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को ख़त लिखा और ख़त के ज़रिए उमर अयूब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री पर मुशावरत के लिए मिलने की दावत दी थी। लेकिन ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म से मुशावरत ना करने की हिदायत की थी। अब सवाल ये है कि क्या PTI इलेक्शन कमीशन तैनातियों की राह में रुकावट है और अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म को ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया है? इस तमाम सूरत हाल की आखिर वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए मेंबरान की तैनाती पर 2 माह से खामोशी आखिर क्यों छाई हुई है? बहुत शुक्रिया फरजाना। मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई और इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी, ये 25 जनवरी 2025 को अपनी 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए थे। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में ये शिक शामिल की गई थी कि जब तक नए मेंबरान और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते तब तक ये अपने ओहदों के ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक, अब इस बात को भी, इस प्रोसेस को भी मुकम्मल हुए तकरीबन 6ठा महीना जारी है। 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और 6ठा महीना इस वक्त जारी है, लेकिन अभी तक इन मेंबरान की तैनाती या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि आइन के अंदर ये शक मौजूद है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान रिटायर होते हैं तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर और हुकूमत जो है वो 45 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल करेगी, लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। इस प्रोसेस के नामुकम्मल होने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत को ये हुक्म देती है कि ये प्रोसेस शुरू करें। अब 16 मई 2025 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के नाम एक ख़त तहरीर करते हैं और उस ख़त में वो अपोजिशन लीडर को मशावरत की दावत देते हैं कि आएँ, मुलाकात करें और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के ऊपर इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है और इस्लामाबाद कोर्ट के अहकामात भी मौजूद हैं। अब 2 महीने हो चुके हैं फरजाना इस ख़त को आए हुए। अपोजिशन की तरफ से, उमर अयूब की तरफ से ख़त का जवाब नहीं दिया गया। इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा उमर अयूब साहब से क्योंकि आप जिस तरह से फ़हीम बता रहे हैं कि 16 मई को जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक उनकी जानिब से क्यों जवाब नहीं दिया गया? क्या कोई रीज़न पेश की जा रही है उनकी जानिब से? देखिए, उमर अयूब इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे, पब्लिकली जवाब नहीं दे रहे कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त आया हुआ है और आपकी अपनी डिमांड थी, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था तैनातियों के लिए, तो फिर आप ख़त का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो इस बात की तहकीक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी दानिस्ता तौर पर PTI खुद रुकावटें डालना चाह रही है इन तैनातियों के ऊपर। यही चीज़ है, यही खबर यही है कि अब तहरीक इंसाफ ने खुद तो रब्ता कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब जब वजीर आजम की तरफ से खत आ गया तो फिर आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। उल्टा जवाब देने की बजाय इन्होंने स्पीकर
कौमी असम्बली को ख़त लिखा कि स्पीकर साहब पार्लिमानी कमेटी बनाएं, और पार्लिमानी कमेटी के लिए उन्होंने नाम भिजवा दिए कि ताकि हम तैनातियों के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो स्पीकर ने इनको फिर आइन समझाया कि देखें आप इधर रजू ना करें, आप वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है, आप उनको जवाब दें। और इस ख़त को स्पीकर के जवाब को भी 1 महीने से ज़्यादा वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा गया। मैंने प्रोब किया, 2-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने नाम ना बताने की शर्त के ऊपर हमें यह बताया कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ और बानी ने रोका हुआ है कि आपने हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना, और यही वजह है कि हम राब्ता नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ भी है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनके खिलाफ 3 मुख्तलिफ केसेस भी मौजूद हैं। एक केस तो ये है कि रेफरेंस आया हुआ है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, जिसमें उमर अयूब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने जो अपने असासा जात हैं वो गलत बयान किए हैं, जो बयान हल्फी आपने दिया है वो गलत दिया है, और आपके ऊपर ये केसेस हैं, और उसकी समाअत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। इसी तरीके से जो उनके हल्का है NA-18 हरीपुर का, उसकी कामयाबी के खिलाफ भी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे बाबर साहब, उन्होंने भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी हुई है, वो भी ज़ेर समाअत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की तरफ से भी जो सालाना गोशवारों के अंदर गड़बड़ आती है उमर अयूब साहब की, वो भी केस चल रहा है। तो PTI के अंदर ये बात भी इस वक्त बड़ी तशवीशनाक हद तक ये जो है वो समझी जा रही है, या फिर उसके ऊपर जो गौर किया जा रहा है कि क्या अपोजिशन लीडर को दबाव में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन में केसेस किए गए हैं ताकि वो तैनातियों के ऊपर खामोशी इख्तियार करें। और जमशेद दस्ती की हालिया जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी तशवीश है कि अब तहरीक इंसाफ की शायद मजीद भी जो अरकान असम्बली हैं वो भी डिस्क्वालीफाई जो है वो हो सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने हमें बताया कि बानी पीटी हिदायत के ऊपर हुकूमत से किसी भी मामले के ऊपर मुशावरत ना करने की हिदायत दी गई हैं, तो ये जो हिदायत हैं क्या ये आईनी अमल को मुतासिर नहीं कर रही? बिल्कुल मुतासिर कर रही हैं, और इसका हल भी और कोई नहीं है जब तक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत नहीं होगी। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तैनातियाँ होनी थी, उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, तो उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर बानी PTI ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा था, और ख़त में नाम प्रपोज किए थे कि मैं मशावरत कर रहा हूँ और मेरी तरफ ये नाम है। तो अब अपोजिशन लीडर भी अगर चाहते हैं कि वो मिलना नहीं चाहते, आईनी जिम्मेदारी है, आइन ये कहता है कि आपने इनकी तैनातियाँ करनी है। और वैसे भी इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी, इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, और फिर इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके मेंबरान असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको इंतखाबी निशान जो है वो छीना गया। तो फिर ये खामोशी क्यों है? मैंने बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इस वक्त, उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने कहा ये सिचुएशन है, ये मेरे पास इतला है कि बानी PTI की तरफ से आपको रोका गया है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने इस बात की तस्दीक जरूर की। उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज़ इस वक्त मौजूद है, और अभी तक हमने अपोजिशन लीडर की तरफ से वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा, लेकिन हम बानी PTI से अगले हफ्ते जब मुलाकात के लिए हमारे वकला जाएंगे तो ये एजेंडे के तौर पर ये बात सामने रखी जाएगी कि हालात इस तरफ होते जा रहे हैं, आईनी जिम्मेदारी भी है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर रखा है, तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर बानी PTI को इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो आगाह किया जाएगा, और फिर जैसे ही वो कहेंगे फिर इस प्रोसेस को आगे जो है वो बढ़ाकर नए मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा फ़हीम, अगर ऑपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी तो फिर कमेटी बनाने की तजवीज़ भी अमली तौर पर नाकाम क्यों हुई है? फिर देखिए ये प्रोसेस ये है कि पहले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के ऊपर मुशावरत होनी है। अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है तो फिर हर पोस्ट के लिए एक एक नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो मुतफिक हो जाएंगे जिन नामों के ऊपर, वो फिर पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी का बनना ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करनी है। अगर इत्तफाक हो जाता है तो दोनों की तरफ से एक ही नाम आएगा एक पोस्ट के लिए। अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म भिजवाएंगे पार्लिमानी कमेटी को, 3 नाम अपोजिशन लीडर भिजवाएंगे। इसी तरीके से हर मेंबर के लिए भी 3-3 नाम दोनों की तरफ से आएंगे। फिर ये जो नाम जाएंगे 9 नाम अपोजिशन की तरफ से होंगे, 9 नाम हुकूमत की तरफ से होंगे, फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनती है। लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने इस प्रोसेस को ही स्किप कर दिया, वज़ीर आज़म वाले प्रोसेस को। उन्होंने डायरेक्ट स्पीकर को खत लिख दिया और अपने नाम दे दिए, और उसमें भी
उसमें भी हैरान कुन तौर पर सिर्फ अपने इत्तेहादी अपोजिशन की जमातों के अरकान को शामिल किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, MWM को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें उन्होंने ऐड किया, लेकिन उसमें जमीयत उलमा इस्लाम जो कि इस वक्त अपोजिशन की जमात है उनके किसी मेंबर को उन्होंने ऐड नहीं किया। और वो 6 नाम उन्होंने स्पीकर को भी दिवा दिए। स्पीकर ने इसके ऊपर गौर किया, गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि सर पहले जो प्रोसेस है आइन के मुताबिक वो आपका और वज़ीर आज़म के दरमियान मशावरत का है, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब हमारे पास मामला जब आएगा तो फिर हम पार्लिमान के अंदर जो जमातों की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक एक कमेटी तश्कील देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली का सिर्फ वजीर आजम से मुशावरत का कहना पार्लिमानी अमल की राह में रुकावट बन रहा है? देखिए, ये अपोजिशन की तरफ से जवाब ना देना, और पहले तो यही इल्ज़ाम था ना वज़ीर आज़म के ऊपर, वजारत पार्लिमानी अमूर के ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि हुकूमत जानबूझ के इस प्रोसेस को ताख़ीर का शिकार कर रही है। लेकिन आप जब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है, फिर वज़ीर आज़म ने ख़त भी लिख दिया। हालांकि वज़ीर आज़म को ख़त में तारीख देनी चाहिए थी कि ये तारीख है, 16 मई को आपने ख़त लिखा है तो 20 मई को आप मुलाकात के लिए आएँ, 25 मई को मुलाकात के लिए आएँ। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त में तारीख नहीं दी गई, लेकिन उसके जवाब में फिर अपोजिशन को जवाब देना ज़रूरी था। ठीक है, जवाब देना ज़रूरी है ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके और नई तैनातियाँ जो हैं इलेक्शन कमीशन की वो हो सकें, और फिर एक स्मूथली एक नए प्रोसेस जो नया इलेक्शन कमीशन की तरफ मामला चलें। अब फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो कुछ मेंबरान, दो मेंबरान जो इस वक्त मौजूद हैं जो कि रिटायर नहीं हुए अभी, वो मौजूद हैं, जो 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो कि आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, तो एक फिर आगे जाके डिसबैलेंस हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। फिर 2.5 साल के वक्फे के बाद जिस तरीके से एक स्मूथली ट्रांजिशन हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, वो एक प्रोसेस जो है वो रुक सकता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस सारे प्रोसेस की राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आए हैं। अच्छा, वहीं इलेक्शन कमीशन की भी जो सिचुएशन है इस वक्त जो चल रही है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के अरकान की आइनी मुद्दत 25 जनवरी को मुकम्मल हो चुकी है। क्या इस तातुल से इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर नहीं हो रही है? देखिए, अब होना तो यही चाहिए था कि इन मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अज़ खुद जो है वो चले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आइन के अंदर एक चीज़ शामिल कर दी गई है 26वीं आइनी तरमीम के तहत कि जब तक नए मेंबरान नहीं आते और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते तब तक ये काम करते रहेंगे। लेकिन हमने माजी में देखा जैसे ही मुद्दत मुकम्मल होती थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं वो चले जाते थे। लेकिन अब ये ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि एक स्टोरी भी हमने दी थी जिसमें इन्होंने अपनी तनख्वाहें, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो जारी रखने के लिए इन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को या ऑडिट अकाउंट्स को उन्होंने ख़त लिखा था कि ये तनख्वाहें और हमारी मराद जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आइनी तरमीम हुई है। और आइनी तरमीम का मसवदा भी उन्होंने साथ भिजवाया था और ये कहा था कि इस प्रोसेस को आगे आपने चलने देना, इसको रोकना नहीं है। तो वो तो लेकिन जब पहले ये तैनातियां नहीं होती थी, अगर थोड़ा सा डिले आ जाता था तो उस पर तो बेशुमार सवालात उठना शुरू हो जाते थे। अब जबकि वजीर आजम खुद भी कह रहे हैं तो फिर इतना तातुल क्यों आ रहा है? देखिए, जिस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने थे और उससे पहले 2 मेंबरान बाबर हसन भरवाना साहब और जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो जस्टिस इकरामुल्लाह वो नहीं आए थे, तब अपोजिशन की तरफ से, उस वक्त की अपोजिशन जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, बहुत शोर शराबा जो है वो किया जाता था और ज़मीन आसमान एक होता था। फिर हाई कोर्ट्स के अंदर इसको चैलेंज किया जाता था और ये कहा जाता था कि ताख़ीर हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन वो अपोजिशन कुछ मुतहर्रिक थी। ये अपोजिशन तब तक मुतहर्रिक थी जब तक इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया था और जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ख़त नहीं लिखा गया। अब जब ख़त भी लिखा जा चुका है, हाई कोर्ट्स के आर्डर भी आपके पास आ चुके हैं और मेरी तो इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने मशावरत करके वो नाम भी अपनी तरफ से जो तजवीज़ करने हैं वो फाइनल किए हुए हैं। लेकिन अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने हमें रोका हुआ है, दूसरा फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ जो है वो केसेस भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर अपोजिशन की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये जो अभी बात आपने की है जैसा कि उमर अयूब के खिलाफ भी है, तो पीटीआई के मजीद भी बाज़ अरकान असेंबली हैं जिनकी नाअहली के रेफरेंसेस जो हैं इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा हैं। तो क्या इस वजह से तैनातियों पर तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं? देखिए, पीटीआई के अंदर इस वक्त शदीद किस्म की, आप यूँ कह सकते हैं कि तशवीश मौजूद है कि पहले जमशेद दस्ती को चंद दिन पहले डिस्क्वालीफाई किया गया एक रेफरेंस की शक्ल में, दरखास्तों की शक्ल में,
और जमशेद दस्ती का ये क्लेम था कि यही मामला जो है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और फिर एपलेट या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी उठाए गए थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन कमीशन की तरफ से उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया है बल्कि अपने कमीशन ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि बोर्ड्स की जानिब से इनकी दुरुस्त या फिर इनके गलत होने या बोगस होने से मुतालिक इनकी डिग्रियों के बारे में वेरिफिकेशन जो है वो नहीं की गई। तो पीटीआई के अंदर बड़ी सीरियस किस्म की ये तशवीश मौजूद है कि कहीं अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ऊपर जो 3 मुकदमात चल रहे हैं जिनमें एक स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस भी मौजूद है, कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो इस तैनाती के प्रोसेस के ऊपर खामोशी उन्होंने इख्तियार कर रखी है। हालांकि सारा कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर पीटीआई के, क्योंकि पीटीआई का क्लेम यही रहा है कि सारा कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ है, जनरल इलेक्शन 2024 हों, उसके पहले इंटर पार्टी इंतखाबात हों, वो एक्सेप्ट ना करना हो, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, फिर फॉर्म 45, 47 वाला तनाज़ा सामने आया, उसमें भी इलेक्शन कमीशन का किरदार था, फिर रिजर्व सीट्स वाला मामला आया, फिर अब मेंबरान की डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं। तो मतलब ये कि अब सारा कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है और आप इस इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं जो आपके खिलाफ मुबैना तौर पर आपके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए हुए हैं। ऐसे ही फिर है। आप इसी कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तनकीद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू करते थे कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती क्यों नहीं हो रही, लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं, कोई तैनाती के ऊपर कोई गुफ्तगू आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। अच्छा फ़हीम, बिल्कुल ऐसे ही है, खामोशी इख्तियार कर रखी है। बिल्कुल ऐसे ही। एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, मुझे बताइए कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उमर अयूब की मुलाकात के बगैर आईनी अमल आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात हो या फिर ख़तो किताबत हो, जिस तरीके से बेसिकली आइन के अंदर लिखा गया कंसल्टेशन होनी चाहिए, मीटिंग नहीं लिखा गया, कंसल्टेशन लिखी गई है। तो कंसल्टेशन के प्रोसेस या उसका जो आप कह सकते हैं कि प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। माजी में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, तो उनकी मुलाकात हुई थी। जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, फिर मुलाकात वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, अपोजिशन लीडर पीटीआई के उमर अयूब हैं, तो अब उन्होंने ख़त लिख कर कहा है मुलाकात का। तो मुलाकात अगर नहीं भी होती तो ख़तो किताबत के ज़रिए पीटीआई नाम सजेस्ट कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी तरफ से ये नाम है, अगर आपको इनमें से कोई नाम अच्छा लगता है या आप इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं तो फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और आगे चलें। अगर मुलाकात नहीं कर सकते उमर अयूब साहब तो ख़त का जवाब देकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन जो एक जिसकी मुद्दत 5 साल के लिए हो वो मौजूद हो, जो एक जिससे आप कह सकते हैं कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की गई है मौजूदा कमीशन की, वो ख़त्म हो। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया फ़हीम के इस नाम के हवाले से भी कुछ नाम डिसाइड कर लिए हुए हैं अपोजिशन की जानिब से, तो अगर अपोजिशन ने अपने मुजवज़ा नाम तैयार कर लिए हैं तो उन पर मुशावरत का आगाज़ क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, मुशावरत का आगाज़ हो चुका है, पीटीआई का बेसिकली मुशावरत बल्कि मुकम्मल भी हो चुकी है और अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ मुशावरत की गई है। भी हो गया है। देखें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है उन्होंने 3 नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए हुए हैं और उनमें से एक नाम जो है वो उसका पता चला है, वो हैं डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, साबिक सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और साबिक सेक्रेटरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। वो पंजाब से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के वो ऑफिसर रिटायर हुए हैं। मेंबर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी रहे हैं और इलेक्शन से मुतालिक अमूर के ऊपर उनकी बड़ी गहरी ना सिर्फ दिलचस्पी है बल्कि वो इसका हिस्सा भी रहे हैं। पहले एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, फिर वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ग्रेड 22 में रहे और उसके बाद वो यहाँ से जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर चले गए और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर EVM से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के मामला इलेक्शंस में होते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बड़ी भरपूर किस्म का काम किया हुआ है। तो एक नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको रखा हुआ है, एक रिटायर्ड जज हैं, नाम नहीं पता चल सका उनका, और एक और टेक्नोक्रेट की शक्ल में पीटीआई ने उनके नाम रखे हुए हैं, क्योंकि जो अहलियत है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कम से कम उम्र 68 साल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस हवाले से भी ये कुछ शराइत रखी गई थी, उम्र के हवाले से भी और उनकी अहलियत के हवाले से भी। तो क्या कहीं यही वजह तो नहीं है कि अभी तक तैनाती नहीं हो सकी और ये अहलियत और उम्र के हवाले से जो शराइत रखी गई हैं वो रुकावट बन रही हैं?
देखें, ये इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, इसमें ये वाली अहलियत वाली रुकावट नहीं है। ताहम एक तजवीज़ आई थी इन्हीं हुकूमती सर्कल्स के अंदर के जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, ये इस वक्त उनकी उम्र 66 साल है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कम से कम उम्र 68 साल है, तो इनको दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा जो है वो देना चाहिए। और ताहम इसके ऊपर एक आइन की एक और शिक है जिसके अंदर ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं या इलेक्शन कमीशन के कोई मेंबरान रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो 2 साल तक कोई प्रॉफिटेबल ओहदा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन रीअपॉइंटमेंट के हवाले से आइन खामोश है। अगर ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ दी जाती है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उनको रीअपॉइंट किया जाएगा तो फिर एक आइनी बहस शुरू हो जाएगी और ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट और आइनी बेंच तक भी जा सकता है। देखा जाए तो चीफ इलेक्शन और 2 नए मेंबरान की तैनाती के हवाले से गुज़िश्ता 2 माह से खामोशी छाई हुई है। अब जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी खत लिख दिया गया है कि आए आके हमसे मुशावरत करें, तो उसके बावजूद भी अभी तक हम देख रहे हैं कि खामोशी ही है और कोई जवाब नहीं आ रहा। अब ये जवाब कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान की, जहां पर महकमा तालीम के सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए हैं और होते ही चले जा रहे हैं। और सामने ये भी आया है कि 6 अज़ला के महकमा तालीम के 720 मुलाजमीन ने माली साल 2023 और 2024 के दौरान करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। आपको बताएं कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 188 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन ने भी करोड़ों की माली इमदाद ली है। मुस्तहकीन का हक खाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी है या नहीं हो सकी है, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हम मौजूद हैं ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत को इल्म था कि महकमा तालीम के मुलाजमीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपको इल्म ही है कि जो नादार और गरीब ख़वातीन हैं उनको माली तौर पर इमदाद फराहम करने के लिए शुरू किया गया था। इसका जो असल मकसद था वो यही था कि जो मुस्तहकीन हैं उन तक ये माली इमदाद पहुँचाई जाए ताकि वो महंगाई के दौर में अपना गुजर बसर कर सकें। मगर हुआ क्या कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। आपको याद होगा 2019 में एक लिस्ट जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सामने आई थी जिसमें 1,40,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ था कि जो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो 2021 के बाद तवक्को यही की जा रही थी। 2019, 20, 21 में एहतसाब का अमल तेज़ हुआ, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, उनको इस लिस्ट से निकाल दिया गया, उनको किसी किस्म की माली इमदाद फराहम करने का सिलसिला बंद कर दिया गया। तो कुछ अरसे के बाद दोबारा से सरकारी मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर मिली भगत करके अपने अपने इलाकों में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकामी अमला है उनसे मुबैना तौर पर मिली भगत करके दोबारा से अपनी जो ख़वातीन हैं, जो उनकी यानी कि बीवियाँ हैं, जो उनकी करीबी अजीज़ हैं, उनके नाम भी उसमें जो है वो लिखवा लिए। इसी तरह कुछ ऐसी सरकारी मुलाजमीन ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने नाम भी जो है उसमें ऐड करवाए। तो अगर मुल्तान की बात की जाए तो भी महकमा तालीम के जो मुलाजमीन के हवाले से ये मामला सामने आया है कि इतनी सख्त स्क्रूटनी के बावजूद 2023-24 का जो माली साल है उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद मुलाजमीन मुल्तान से जो महकमा तालीम के हैं जिसमें डायरेक्टली ख़वातीन जो है वो माली इमदाद ले रही जो कि नौकरी कर रही हैं। तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली इमदाद 1 साल के दौरान हासिल की है। अब अंदाजा करें कि मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 करोड़ से ज़ायद की माली इमदाद जो महकमा तालीम के सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने वसूल की है। अब रिकवरी की अगर बात की जाए तो उनसे रिकवरी क्या हो सकी है? रिकवरी अभी तक सिर्फ 10 लाख मुल्तान की हद तक मैं बात कर रहा हूँ वो हो सकी है। अगर ओवरऑल बात की जाए करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं और उनमें से सिर्फ चंद लाख रुपए की रिकवरी हो सकी है। जबकि अगर ज़हीर आपको याद हो तो एडिशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने जुलाई 2023 में इस रिकवरी की हिदायत की थी और अब तक ये रिकवरी मुकम्मल नहीं हो सकी है, तो उसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी वजूहत यही है कि सरकारी महकमों की जो सुस्त रवि है वही इसका निशाना बनी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि
2024 में, ये मार्च में मामला सामने आया था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर की जानब से सरकारी महकमों को लिस्टें फराहम की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आपके ये मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर मुस्तकीन अपने आप को शो करके वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त महकमा तालीम जनूबी पंजाब को भी एक लिस्ट जो है वो फराहम की गई थी, जिसमें जनूबी पंजाब के 6 जो इजला हैं उसके 720 मुलाजमीन की निशानदेही की गई थी कि मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, ब्याड़ी में, लोधरा में, खानेवाल में, भावलपुर में, ये 6 अजला यहाँ पर 720 जो सरकारी मुलाजमीन हैं महकमा तालीम के, वो माहाना सेमाई बुनियादों पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माली इमदाद है वो वसूल कर रहे हैं। तो इनसे रिकवरी के लिए इंतजाम किए जाएँ। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो एडिशनल सेक्रेटरी तालीम है जनूबी पंजाब के, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और जो मुतलका CEO से तमाम इजला के जो जिन इजला से ये बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया था, तो उनको ये कहा गया कि अपने जो मुलाजमीन जो मुस्तफीद हो रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, उनसे रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। तो जब उन्होंने ये मरासला भेजा तमाम CEO को, तो ये जुलाई 2024 की बात है। अब जुलाई 2025 से 1 साल का अरसा हो चुका है, मगर जो रिकवरी की शरह है वो 10% से ऊपर नहीं गई। बिल्कुल ज़हीर, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर मुलाजमीन की लिस्ट एक भेजी गई थी कि भाई आपके मुलाजमीन इसके अंदर हमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो तमाम माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं इसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुलाजमीन हैं उनकी अपनी मिली भगत शामिल है? जी बिल्कुल आप कह सकती हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुकामी अमला है उसकी मुबैना तौर पर मिली भगत के बगैर आप किसी का नाम जो है वो दर्ज करवा ही नहीं सकते। तो साफ जाहिर है जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने अपना ताल्लुक इस्तेमाल किया होगा, जो मुकामी अमला है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उनके ज़रिए उन्होंने अपने जो नाम है वो उसमें शामिल करवा लिए होंगे। तो यही तरीका मादी में भी सामने आया। आप देखें कि इस साल के आगाज़ में पंजाब हुकूमत को भी एक लिस्ट जो है वो फराहम की गई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर की जानब से, जिसमें 9000 से ज़ायद मुलाजमीन की जो है वो निशानदेही की गई थी। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने उन तमाम जो मुलाजमीन सरकारी थे जो मुस्तफीद हो रहे थे उनके अकाउंट ब्लॉक करके तनख्वाहों से कटौती का अमल जो है वो शुरू कर दिया था। अब अगर महकमा तालीम मुल्तान की हद तक बात की जाए या जनूबी पंजाब का जो महकमा तालीम है, मुख्तलिफ इजला के जो सरकारी मुलाजमीन मुस्तफीद होते रहे, तो इनसे रिकवरी के लिए अहकामात भी जो है वो वाज़ेह तौर पर आ चुके हैं, लेकिन रिकवरी की शरह जो है वो हैरान कुन तौर पर जो है वो उस तरह से नहीं है। अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद ली है किसी जिले में, तो उसकी रिकवरी जो है वो सिर्फ 10 लाख। इसी तरह अगर किसी जिले में 52 लाख रुपए जो है वो माली इमदाद ली गई, तो उसकी रिकवरी अभी तक सिर्फ 4.5-5 लाख के दरमियान है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी जिनको हायर किया गया है, क्या उनके खिलाफ तमाम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई है जिन्होंने माली बेज़ाब्तियां की हैं? जी आप देखें कि असूली तौर पर तो ये जो रकम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, ये सिर्फ नादार गरीब मुस्तकीन के लिए है। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने अपना असर और सुख इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने नाम का इंदराज करवाया। अगर कोई सरकारी मुलाजम है तो उसने अपनी बीवी के नाम का इंदराज करवा लिया। अगर कोई खातून खुद सरकारी मुलाजम है तो उसने अपना ताल्लुक इस्तेमाल करते हुए अपना नाम जो है उसको दर्ज करवा लिया। तो रकम तो वसूल की जाती रही है, मगर रिकवरी के हवाले से भी इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानब इनके खिलाफ महकमाना एक्शन की अगर बात की जाए तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। हमारी इस हवाले से महकमा तालीम के कुछ आला अफसरान से बात हुई तो उनका यही रवायती मौक़िफ़ था कि हमारी तरफ से नोटिस लिया गया है, हमें जो अहकामात एडिशनल सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब की तरफ से मिले थे उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने ये भी हमें बताया कि जो मुतलका अकाउंट ऑफिस हैं मुतलका इजला के, वहाँ पर मरासला भेजा गया महकमा तालीम की जानब से, उन्हें लिस्ट फराहम की गई है कि ये हमारे जो मुलाजमीन है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होते रहे, तो उनकी तनख्वाहों से कटौती की जाए। अवाम के सामने लाई गई हैं उन मुलाजमीन की? जी आप देखें ये सरकारी यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इसमें हमारे पास जो तफसील है तफसील के मुताबिक मुल्तान में 188 आदर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन जो हैं उन्होंने 2 करोड़ 39 लाख रुपए जो है माली साल 2023-24 के दौरान जो है वो माली इमदाद के नाम पर वसूल किए हैं। अच्छा। इस तरह मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में 257 मुलाजमीन जो है जो आदर सर्विस थे उन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए की माली इमदाद वसूल की। इस तरह बहावलपुर की बात की जाए तो बहावलपुर
भागलपुर में महकमा तालीम के 129 आदर सर्विस मुलाजमीन जो हैं उन्होंने 1,73,00,000 रुपए की माली इमदाद जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वसूल की। इस तरह बात की जाए खाने वाल की, तो खाने वाल में तालीम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो उस महकमा तालीम के कौन से ओहदे थे जिनके ऊपर ये अफराद मौजूद थे और उनकी तरफ से ये इमदाद हासिल की गई है? जी इसमें तमाम मामला, इसमें आप देखें कि क्लरिकल स्टाफ भी इसमें मौजूद है, कुछ उनके जो हैं वो अफसरान भी मौजूद हैं, कुछ असातिज़ा जो हैं वो भी बराह रास्त इसमें माली इमदाद लेने में मुलव्वस थे। इवन के जो दर्जा चारम के कुछ मुलाजमीन हैं उन्होंने भी माली इमदाद जो है वो वसूल की। साफ ज़ाहिर है जिसका नाम दर्ज हो गया तो उन्होंने सेमाई बुनियादों पर जो है वो माली इमदाद वसूल करना शुरू कर दी। अब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर ने जब स्क्रूटनी की, अब स्क्रूटनी का तरीका कर क्या था कि उन्होंने FBI से मदद ली, उन्होंने नादरा से मदद ली, सारा डाटा जो है उसको डिजिटल तरीके से जो है वो वेरीफाई किया। जब पता चला कि भाई ये सरकारी मुलाजमीन है तो उसके बाद जो मुतलका सूबे थे उनको भी मरासले भेजे गए। इसमें सिंध के सूबे के काफ़ी लोग थे, पंजाब के सूबे के काफ़ी सरकारी मुलाजमीन थे। लेकिन तो ये मामला कोई पहली बार तो नहीं हुआ, ये तो हम कई बार इस मामले को हाईलाइट कर चुके हैं कि भाई मुस्तकीन को जो है वो इमदाद नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे लोग जो हैं उन्होंने अपना नाम लिखवा के वो इमदाद अपने खाते में डाल दी है, वो वसूल कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुतारफ करवाया जा रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है? जी अगर हम माजी में जाएं तो 2019 में जब बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तरफ से ये माली इमदाद लेने का इंकशाफ हुआ था, तो उस वक्त की जो हुकूमत है उन्होंने दावा यही किया था कि आइंदा के लिए हमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने वो 1,42,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजम थे, उनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए थे, जो तनख्वाह के अकाउंट थे। अब अंदाज़ा करें कितने बड़े पैमाने पर ये स्कैंडल सामने आया था। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि दोबारा ये स्कैंडल सामने ना आता, मगर अब 2021 में अगर जाएँ तो 2021 में भी 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं उनको माली इमदाद जो है वो फराम किए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद उनके भी तनख्वाह के अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए थे। अब अगर 2025 की बात करें जो मौजूदा साल चल रहा है, तो इसमें 9,000 से ज़ायद जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो पंजाब के 9,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की जो लिस्ट है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पंजाब हुकूमत को पेश की गई थी। पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो भी मुस्तफीद होने वाले सरकारी मुलाजमीन थे उनके तनख्वाहों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। अब साफ ज़ाहिर हुकूमत तो इतना कर सकती है, उसके बाद अगर कोई मुलाजम दोबारा से अपना कोई ज़ाती ताल्लुक इस्तेमाल करते हुए अपना नाम का इंदराज करवा ले या फिर अपने जो करीबी अजीज हैं उनके नाम का इंदराज करवा ले, तो इसमें हुकूमत तो साफ ज़ाहिर जब स्क्रूटनी होगी, जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दोबारा से डाटा का जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी, तो उसके बाद दोबारा एक नई लिस्ट सामने आएगी। गायब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर की जानिब से सरकारी महकमों को लिस्टें फराम की जाती हैं कि आपके ये मुलाजमीन जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर वो गैर मुस्तकीन होने के बावजूद वो माली इमदाद फराम उनको की जा रही है, वो माली इमदाद वसूल कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से मुतलका महकमों को यही अहकाम दिए जाते हैं कि तमाम मुलाजमीन से रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। तो रिकवरी यकीनी बनाने के लिए क्या जाता है कि उनकी तनख्वाह के जो अकाउंट है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जब तक उस तमाम रिकवरी यकीनी ना बनाई जा सके तब तक उनके तनख्वाहों के अकाउंट ब्लॉक रखे जाते हैं। अब ये महकमा तालीम का मामला, इसमें भी कमोबेश अभी तक यही हुआ है कि उनकी तनख्वाहों से कटौती जो है वो शुरू हो। इस स्कैंडल की वजह से महकमा तालीम की साख को कहीं ना कहीं अच्छा खासा नुकसान तो पहुंचा है, तो उसका अजाला अब कैसे किया जाएगा? अदालत तो यही होना चाहिए कि जो भी इसमें मुलव्वस मुलाजमीन है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। ये नहीं कि आपने अकाउंट ऑफिस को लिख दिया कि अभी तक तो आपने ही हमें बताया कि करोड़ों के हिसाब से जो है वो इमदाद ली गई है, जबकि लाखों के अंदर वो भी बड़ी मुश्किल से रिकवरी हो पाई है। तो इस तरह से तो क्या हम महकमा तालीम की साख को बचा लेंगे? जी अब महकमा तालीम के जो आला अफसरान हैं उनको अब इस मामले पे सख्त नोटिस लेना चाहिए। साफ जाहिर है जो महकमा तालीम के इतने बड़े पैमाने पर माली इमदाद वसूल करने वाले मुलाजमीन सामने आए हैं, तो साफ जाहिर इससे महकमे की साख को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में बेरोजगारी गुर्बत इंतहा को छू चुकी है, दूसरी जानब जो सरकारी मुलाजमीन है वही जो हुकूमती वसाइल है जो कि गरीबों पर इस्तेमाल होने थे उस पर हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ जाहिर इससे महकमा तालीम के जो अफसरान हैं उनकी
उनकी भी सुबकी हुई है, साफ ज़ाहिर है इतने बड़े पैमाने पर यह मामला सामने आया है तो उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए और इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। होना क्या चाहिए था कि उनको मुअत्तल कर दिया जाता ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता कि देखें इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल की है, माली इमदाद जो है जो मुस्तहकीन का हक है उस पर इन्होंने डाका डाला है, तो हमने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया, मगर किसी मुलाजिम को ताहाल जो है वो नौकरी से मुअत्तल नहीं किया गया। चलो बरतरफी की सजा तो सख्त हो जाएगी, लेकिन ये जो है मुअत्तली की सजा कम अज कम होनी चाहिए। दूसरी जानब जो रिकवरी है वो यकमुश्त होनी चाहिए कि भाई वो जितनी रकम उन्होंने वसूल की है वो तमाम रकम जो है वो यकमुश्त उनसे वसूल की जाए, तो इससे जो है नुकसान का अजाला हो सकेगा। दूसरी जानब जो मुस्तहकीन है उनको उनका हक दिलवाने के लिए भी जो है वो महकमा तालीम के अफरान को भी सामने आना चाहिए, कोई ऐसा सर्वे हो जिसमें वो बताएं कि भाई ये मुस्तहकीन थे, इनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। साफ है वो अपने नाम अगर शामिल करवा सकते हैं तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो मुस्तहकीन हैं उनको अगर वो शामिल करवा देंगे तो उनका जो एक तरह का समझ लें कि गलती हुई है, कुताही हुई है, तो उसका किसी ना किसी हद तक कफारा हो सकता है। ये मामला खुलकर सामने आ चुका है तो महकमा तालीम की साख को बहाल करने के लिए हुकूमत जो है क्या इस मामले को नैब या फिर किसी तहकीकाती इदारे को भेजने के हवाले से गौर कर रही है? जी आप देखें कि इस हवाले से कहा तो यही जा रहा है कि दूसरे एक तरफ तो है सरकारी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और उनकी जो बीवियां हैं वो माली इमदाद वसूल करती रहीं। दूसरी जानब कुछ ऐसी खवातीन भी सामने आई हैं जो कि उनको वो अच्छे खासी यानी कि मालदार यानी कि घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनकी जो मुस्तहकी तारीफ की गई है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कि उनके पास माली वसाइल इंतहाई कम हो, उनका गुजारा ना हो रहा हो, तो ऐसे जो है वो कोई सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसी खवातीन को भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से मैसेज किए गए, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, उनको आइंदा से किसी किस्म की माली इमदाद फराहम नहीं की जाएगी, तो उनको रिकवरी के लिए मैसेज किए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए ऐसे अफराद का डाटा जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाए? जो महकमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनके कुछ अफसरान जो है उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना है कि FBI की मदद भी ली जा रही है, नादरा की मदद भी ली जा रही है, जो पहले से इस लिस्ट से निकल चुके हैं उनको दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब अगर ये रिकवरी नहीं होती, अगर आज खुद रिकवरी कोई बंदा नहीं करता फराम करता वो इदारे को, तो उनके खिलाफ जो है वो ये मामला वो नैब में भी जा सकता है, FIA में भी जा सकता है, क्योंकि विफाकी महकमा है, विफाकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो ये मामला जब भी जाएगा तो वो FIA में जाएगा, नैब में जाएगा। तो हो सकता है कि अगर अज खुद तौर पर कोई आमादा ना हुआ रिकवरी के लिए तो उनके खिलाफ जो है वो महकमे की जानब से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल सही देखा जाए तो जिन सरकारी मुलाजमीन ने मुस्लिम का हक मारा है, अब होना तो ये चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सिंध की मातहत अदालतों में बगैर टेंडर के खरीदारी का इंकशाफ हुआ है, जबकि महकमा कानून की ऑडिट रिपोर्ट में बगैर टेंडर फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी भी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2018 से 2024 के दौरान करोड़ों रुपए बगैर टेंडर खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस खबर की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा शाहिद हुसैन सेलरा से। शाहिद, ये बार बार मामला सामने आता है, हमने देखा है कि टेंडर के बगैर खरीदारी हो जाती है, लेकिन आखिर जो सिंध की मातहत अदालतें हैं बगैर टेंडर करोड़ों रुपए की खरीदारी कैसे मुमकिन हो पाती है? देखिए, ये खरीदारी जो है बराह रास्त अदालतों की तरफ से नहीं की जाती, बल्कि मातहत अदालतें जो है वजारत कानून या महकमा कानून सिंध के मातहत हैं, और जो खरीदारी होती है, टेंडर जारी करने होते हैं, वो महकमा कानून ने करने होते हैं। और जो खुर्द सामने आई है ऑडिट रिपोर्ट में, उसकी जो जिम्मेदारी है या जिनका तयन करना है उसमें भी बताया गया है कि महकमा कानून के अफसरान के खिलाफ ही किया जा सकता है, क्योंकि जो आदाद शुमारा हैं उसमें 2018 से लेकर 2024 तक 4 मुख्तलिफ अदालतें हैं मुख्तलिफ अजला की, जिसमें सखर की, दादू की, मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची की अदालत है। उसमें जो है वो खरीदारी की गई है, जिसमें फर्नीचर और दीगर अशिया के नाम पर उसके जो टेंडर्स थे वो टेंडर्स ही नहीं जारी किए गए और पैसा जारी कर दिया गया और रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जब ऑडिटर्स ने तफसीलात मांगी पैसों की,
तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने कोई शवाहिद इस तरह के नहीं पेश किए जिससे साबित हो जाए ये पैसा अदालतों में ही लगाया गया है। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वो और उसके अलावा जो सेक्रेटरी कानून है उनकी जो स्टेशनरी मंगवाते हैं ऑफिस में जिसमें पेपर पेन वगैरह वगैरह, उसमें भी तकरीबन 25 मिलियन से ज्यादा की जो है करप्शन की निशानदेही की गई है, उसका भी रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर सके। तो इस तरह की मजमूई अगर हम बात करें तो 32 मिलियन से ज्यादा की करप्शन की निशानदेही की गई है महकमा कानून की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक 2018 से लेकर 2024 तक जो अदालतों में बताया गया है कि जो तरक्याती काम हुए हैं उनका ना तो कहीं निशान है और ना ही कोई ईंट लगाया गया, ना कोई पत्थर लगाई गई और ना ही फर्नीचर जो है लिया गया है। हमने अगर डिस्ट्रिक्ट सिंध हाई कोर्ट की मातहत जो अदालतें खासतौर पर कराची की जो सिटी कोर्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की निशानदेही की गई है, वहां पर भी बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत है उसमें जो करप्शन है तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा रुपए की है, जिसमें बताया गया कि हमने फर्नीचर और दीगर अशिया खरीदी। लेकिन वहां की हालत जाकर आप देखें, वहां पीने के पानी के लिए गिलास नहीं है, बल्कि पानी के जो है वो कूलर्स तक वहां नहीं है, फर्नीचर के जो है वो वहां बैठने के लिए साइलिन क्या वुकला क्या जजेस के बैठने के लिए जगह नहीं है। और वहां बताया गया कि इतनी हमने पैसे लगाकर उनकी तज़ीन आराइश भी की और फर्नीचर भी खरीदे। इसके अलावा अगर इखराजात तो बेशुमार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तमाम इखराजात किए जा रहे हैं ये सुप्रा रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? बिल्कुल इसी बात की निशानदेही की गई है कि सिपरा रूल्स की जो है खुली खिलाफवर्जी है, क्योंकि 3 लाख से जायद की अमाउंट की अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं या जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हवाले से आपको सिपरा रूल्स के मुताबिक मुख्तलिफ अखबारों में, चाहे वो उर्दू को होंगे, अंग्रेजी या सिंधी अखबार, उसमें आप टेंडर जारी करेंगे। टेंडर जारी होने के बाद अप्रूवल होगा, फिर ही आप जो है रकम जारी कर सकेंगे। लेकिन महकमा कानून ने इन सिपरा रूल्स की भी मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी की है और इसी की निशानदेही करते हुए जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने बताया कि जो हमें बताया गया है मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, उन्होंने तो कहा कि हमने कानून के मुताबिक ही ये रकम जो जारी की है, लेकिन जो शवाहिद मांगे गए, तफसीलात मांगी गई या टेंडर्स के लिए कौन कौन से अखबारों में इशारात दिए गए, इस हवाले से भी किसी किस्म की उनके पास डिटेल्स नहीं थी। तो वो कहते हैं कि इंतजामिया जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं कर रही है और हमने कहा कि सिपरा जो रूल की खिलाफवर्जी है उनके जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो अदालती जरा है उससे भी हमने मालूमात ली और उसके अलावा महकमा कानून के जो अफराद हैं उनसे मुतालिक भी मालूमात ली और जो रिपोर्ट है वो हमारी नजर से गुजरी, तो उस हवाले से बताया गया है कि ग्राउंड पर काम हुआ नहीं है और अदालतों के नाम के ऊपर जहां पर पहले ही इंसाफ किया जाता है, अगर वहीं पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जब इश्तिहार देना एक कानूनी तकाजा है तो उसे तो पूरा नहीं किया गया है, तो फिर फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीदारी बगैर इश्तिहार के क्यों की गई? देखें यही बात है कि सिंध की अदालतें या मुल्क भर की जो अदालतें हैं वो साइलिन को जो पिसा हुआ तबका है उसको इंसाफ फराहम करती हैं, लेकिन उनके नाम पर भी अब करप्शन हो गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ताकतवर होंगे सिस्टम के अंदर वाले कि अदालतों को भी नहीं छोड़ते। मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो कि वकील थे सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि कराची क्या सूबे भर की जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर जजेस के बैठने के लिए जगह नहीं है, AC लगाना दूर की बात है, पंखे तक नहीं है। तो वहाँ पर जो आईनी बेंच सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर से उनको पाबंद किया कि अदालतों के लिए तरक्याती काम कराएं। लेकिन दूसरी तरफ हम रिपोर्ट्स में देखते हैं तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट है कि फंड्स भी जारी हो गए, तरक्याती काम भी जो है वो कर लिए गए, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं था। अगर ये सब कुछ ग्राउंड पर हो रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इतने पैसे भी जारी किए गए और उसके बाद फिर तरक्याती काम भी हुए हैं, तो फिर वकला को, साइलिन को अदालतों से क्यों रुजू करना पड़ता है कि जिन अदालतों में हम समाअत के लिए जाते हैं, केसेस की पैरवी के लिए जाते हैं या हजारों साइलिन आते हैं, वहां पर तो बैठने की जगह भी नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, पार्किंग का निजाम नहीं है। तो इस तरह की जो है मजमूई जिस तरह की खामियां हैं उसकी एक कली खुल के सामने आ जाती है कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पैसा जारी हो रहा है, उसका कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, टेंडर्स नहीं दिए जा रहे, सिपरा रूल की खिलाफवर्जी की जा रही है। दूसरी तरफ जो साइलिन जिन अदालतों में इंसाफ के लिए रोक करते हैं वहां पर उनके बैठने की जगह नहीं है, वो जब जाते हैं तो उनके लिए जो है ना पानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनों में शफाफियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतों में नहीं, जो महकमा कानून है जिनका काम है कि वो तस्दीन व राइज कराएं और जो भी जरूरियात है अदालतों की वो पूरी करें, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। महकमा कानून के ऊपर जो है वो ये सिफारिश भी की गई है ऑडिट रिपोर्ट में कि इसकी जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने टेंडर देना था वो अदालतों ने खुद टेंडर जारी नहीं करना होता, बल्कि महकमा कानून में जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि जी ये रिक्वायरमेंट है, ये काम कराना है, तो उसके बाद महकमा कानून जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। उसके बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसमें तो बाकायदा तौर पे ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि अपने सिपरा कवानीन की मुकम्मल तौर पर जो है वो उसकी कानून की पासदारी की है, वो दावा कर रहे हैं ये, मगर रिकॉर्ड फिर भी उनकी जानिब से प्रेजेंट नहीं किया गया। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम कवानीन को जो है वो मद्देनजर रख के तमाम मामला जो तय पाए गए हैं? देखिए, ये कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, सिंपल है, बिल्कुल सादा, जो इन्हीं सारे जो दावे किए गए हैं महकमा कानून की तरफ से उसकी उन्होंने निशानदेही की है कि जो जो रूल्स है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम पूरा कर रहे हैं और आइंदा भी जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर अमल करेंगे, यानी कि जो अखबारों में इश्तिहार भी देंगे और कोई भी टेंडर होगा तो उसकी पूरा सिपरा कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो हो चुका है 2018 से लेकर 2024 तक उसका रिकॉर्ड भी उन्होंने पेश नहीं किया और जो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके जो जिम्मेदार हैं उनका भी तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। तो ये एक पेज की रिपोर्ट है, उसके अंदर जो है सब कुछ लिखा हुआ है कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं दावों के ऊपर बताया गया है कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। वो कहते हैं हमने जिम्मेदारी पूरी की है, महकमा कानून के जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि हमने जिम्मेदारी पूरी की है, चाहे सक्खर की अदालत थी, दादू की अदालत थी, मलीर की अदालत थी या इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कराची की अदालत थी, तो वहां पर हमने जो तदीन राइज के लिए रकम मुख्तस की है उसी सिपरा कानून के मुताबिक ही की है। लेकिन उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ना अखबारों में इशारात दिए गए और ना ही सिपरा रूल्स को फॉलो किया गया, बल्कि अपनी मर्जी से पैसे जारी कर दिए गए और पैसे कहां किस मद में खर्च किए गए। वो लोग ये उज़र पेश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो जरूरत के मुताबिक जो है वो खरीदारी की गई है। तो क्या ये इस किस्म की जो खरीदारी की दलील है वो सिपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी को जवाब फराहम करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी सिपरा कानून में यह लिखा हो कि अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा की भी अगर आप खरीदारी कोई करते हैं या तदीन राइज के लिए कोई काम करवाते हैं तब भी आपको सिपरा रूल्स पे अमल करना पड़ेगा, अखबारों में इश्तिहार देना पड़ेगा और टेंडर तलब करने पड़ेंगे। उसके बाद जो बेनिफिट में बैठेगा, जो फिट बैठेगा उसको आप टेंडर जारी करेंगे। लेकिन यहाँ खुल्लम खिलाफ वर्जी की गई है। सिंध के देखें 54 महकमे हैं, मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे हैं 54 है, 54 में से कोई एक महकमा नहीं है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट ने जिसको दुरुस्त तस्लीम किया हो या जिसमें यह कहा हो कि जो फंड्स उनको जारी किए गए तो वो कानून के मुताबिक खर्च हुए और जिस तरह जो दावा किया जा रहा है उस दावे के हिसाब से ही जो है अखराजात हुए हों। बल्कि तमाम महकमों में करप्शन की निशानदेही की गई है या ऐसे जगहों पर रकम जारी करने की निशानदेही की गई है जिसके शवाहिद और सबूत जो है पेश नहीं किए गए। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक ऑफिस में एक साल के अंदर 2023 और 24 के दरमियान जो महकमा कानून के सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में पेपर और पेन के नाम पर 25 लाख रुपए खर्च कर लिए जाते हैं। अच्छा। 25 लाख रुपए, जहाँ कंप्यूटर का दौर है, सारा ऑनलाइन होता है, तो वहां पर पेपर्स के नाम पर, पेन्स के नाम पर या स्टेशनरी के नाम पर 25 लाख रुपए खर्च हो जाना तो क्या हम इस रकम को मामूली कहेंगे या फिर हम इसको बदनज़मी की अलामत कहेंगे? मामूली तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ये आवाम के टैक्स जो देते हैं उसकी रकम होती है। बिल्कुल सरकारी अफसरान ना तो आसमान से उड़ने वाली कोई रकम होती है वो पकड़ के लाते हैं, ना ही दफ्तरों पे होती है, बल्कि आवाम के जो टैक्स की रकम होती है उसको तो इसलिए तो जिम्मेदारी आयद होती है उनके ऊपर कि ये रकम कैसे आ रही है और कैसे कहाँ खर्च हो रही है। तो टैक्स पेयर की रकम को इस तरह उड़ा दिया जाता है और उसके कई शवाहिद नहीं होते। स्टेशनरी जो खर्च की गई जिसके ऊपर दावा किया गया है कि वो सेक्रेटरी कानून ने अपने ऑफिस के अंदर खर्च की है, तो आप सोचिए जब अपने अंदर ऑफिस के अंदर ये छोटी मामूली सी बात है 25 लाख रुपए ज़ाया हो जाते हैं, मामूली रकम नहीं पेश की जाती जिसका बिल्कुल, तो उसमें वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। उसमें भी ऑडिट ऑफिसरान को जो है वो उसकी यकीन दहानी नहीं करा सके कि हमने कब खरीदी स्टेशनरी, पेपर कितने खरीदे, किस जगह से खरीदे, उसकी स्लिप्स, उसकी पर्चियां, उसकी जो रिकॉर्ड था उसका जो है तहरीरी शवाहिद मौजूद ही नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई भी तहरीरी और इसके अलावा जो पर्चियां होती हैं, स्लिप्स होती हैं या जो भी शवाहिद होते हैं वो पेश नहीं किए गए। इसलिए अफसोस का इजहार करते हुए ऑडिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि जो जिम्मेदारान हैं महकमा कानून के अफसरान उनके खिलाफ जो है तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम जब अदालतों का जायजा लेते हैं तो अदालतों में भी ये बात सामने आती है कि जिनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए जाते हैं लेकिन वहां पर जजेस के लिए जो AC नहीं है, पंखे नहीं लगे उनके कमरों में, उनके चैम्बर्स में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महकमा कानून कहता है जी हम तो अदलिया के लिए जो है वो अखराजात कर रहे हैं और वहां पर चाहे वो सक्खर, दादू और इसके अलावा मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों के अंदर जो हमने काम किए। लेकिन अगर ये सारे काम हो रहे होते तो फिर अदालतों को यानी कि जो इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है उसके साथ इंसाफ किया जाए, फिर बड़ी अदालत से रजू ना किया जाता। आईनी बेंच ने कोशिश की थी, महकमा कानून को भी पाबंद किया था कि चूंकि सिक्योरिटी सिस्टम वहां नहीं है कराची की सिटी कोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद फिर वहां पर जो है पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बैठने की साइलिन के लिए जगह नहीं है, जजेस के चैम्बर इतने हैं कि एक आदमी के बैठने की जगह नहीं है। तो एक मुतबादिल निजाम किया जाए या अगर इनको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल करना है तब भी कोई बेहतर बंदोबस्त किया जाए। वो मामला अभी जेर समाअत था, फोकल पर्सन मुकर्रर किए जा रहे थे, लेकिन वो बेंच तब्दील हो गया तो वो केस जूं का तूं है। तो इस तरह हम देख रहे हैं एक तरफ करप्शन की जो है निशानदेही के साथ साथ उनका किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे टेंडर जारी किए गए जिनका कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं है। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है और हमने ये भी देखा है कि जिले अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जो है वो सिपरा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो अब ये जो हिदायत जारी की गई हैं इसके बाद आप देखते हैं कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या कोई कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की जाएगी? इस तरह चूंकि उन्होंने कहा कि जो पहले हमने पैसे जारी किए हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट कमेटी का ये कहना है कि उसमें हमने जो कवानीन थे उस पर अमल दरामद किया है, लेकिन अमल दरामद ये जबानी कलामी कहा गया, लेकिन उसके शवाहिद ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पेश नहीं किए। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई गई कि माजी में जो कुछ हो गया सो हो गया, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्यूचर में जो है यकीन दहानी कराई गई है कि इस किस्म की कोई गलती नहीं की जाएगी। लेकिन वही बात है कि जो अफसरान है अगर किसी एक को भी उसका जो है तयन किया जाता है कि कौन इसमें जिम्मेदार था, कौन मुलविस था और उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो यकीनन ये हर साल की तरह इस तरह करप्शन के नए इंकिशाफात ना होते, क्योंकि नया बजट आता है। तो हमने देखा है ना शाहिद कि ऑडिट रिपोर्ट की जो ऑडिट हुकाम है उनकी जानिब से जिम्मेदारान के तयन की सिफारिश की गई है, तो क्या उनका तयन अभी तक नहीं किया जा सका है? अभी तक कोई तयन नहीं किया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से लेके महकमा कानून ऑफिस तक, क्योंकि हर किसी को आपको पता है कि वो अपना अपना हिस्सा फिट होता है, तो वो कैसे किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिफारिश जरूर की गई है लेकिन उनकी ना तो निशानदेही अभी तक हुई है और यानी कि सिंध हुकूमत और नैब अभी इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा ही है? एंटी करप्शन या नैब इसके ऊपर अगर कार्रवाई करता तो यकीनन कोई ना कोई तफसील सामने आती, लेकिन दोनों इदारों की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद जो महकमा कानून के अफसरान के खिलाफ कहा गया है उनकी निशानदेही की जाए तो यकीनन वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने भी अब तक इतलात के मुताबिक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। तो मजमूई तौर पर 4 अदालतों और महकमा कानून का अपने ऑफिस के अंदर बताया गया है कि तकरीबन 32 मिलियन से ज्यादा जो रकम थी बगैर टेंडर के खरीदारी की गई है, कोई टेंडर जारी नहीं किया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और इतनी बड़ी रकम जारी कर दी गई है, उस हवाले से किसी के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। अच्छा शाहिद, बड़ा ही सादा सा सवाल है, मुझे बताइए कि ऐसे हसास इदारों में माली बेज़ाब्तियों से इंसाफ की साख को कितना नुकसान पहुंचता है और जो आम आवाम है वो कितनी मुतासिर होती है? यकीनन देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खासतौर पर, क्योंकि अगर हम इन खरीदारों की बात करें या इस अदालतों में सहूलियात देंगे तो फिर वो अदालतें, वो जजेस जो आवाम को इंसाफ फराहम करेंगे। इस हवाले से मुतअद्दिद बार अदालतों में ये बात हुई, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के सामने भी बात होती है, लेकिन जो खरीदारी करने वाले लोग हैं या जिनकी जिम्मेदारी है कि इस सारे मामले की मॉनिटरिंग करें वो सिंध हुकूमत के ही डिपार्टमेंट हैं। बराह रास्त जजेस या बराह रास्त कोई अदालत या बराह रास्त सिंध हाई कोर्ट खरीदारी अपनी मर्जी से नहीं करता या टेंडर जारी नहीं करता, वो महकमा कानून के मातहत इदारे हैं और महकमा कानून ही उनका जो है एक हेड इदारा है जो सारे मामले की मॉनिटरिंग करता है और उसके बाद फिर इंसाफ कैसे फराहम करना है या फिर उसके बाद फिर अदालतों में सहूलियात कैसे देनी है महकमा कानून करता है। महकमा कानून में ये सारी चीजें होने सामने आने के बावजूद तो अब इस बात की है कि इस तहकीकात को अवाम के सामने लेकर आया जाए, ना कि फाइलों के नीचे इसको दबा दिया जाए और अवाम को एक बार फिर से इंसाफ से महरूम कर दिया जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।